दोस्तों, अब हम अपने आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए किसे भारत की सरकार ने राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो ये इसका सही उत्तर है कैप्टन बाना सिंह। ये परमवीर चक्र विजेता हैं। एक कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम। इस स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत ही इन्हें राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2023 की थीम पूछी जा सकती है, तो उसकी थीम है कचरा मुक्त भारत। क्या थीम है? कचरा मुक्त भारत। यह स्वच्छता ही सेवा अभियान किससे संबंधित है? यह अभियान संबंधित है भारत में जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं, भारत में जितने रेलवे स्टेशन हैं, भारत में जितनी भी पर्यटन स्थल हैं, उन सब को कचरे से मुक्त रखने की बात की जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम से बन सकता है। तो हम अगला अपना प्रश्न देखें। किसे खाद्य पशु के रूप में नियुक्त किया गया? तो खाद्य पशु के रूप में नियुक्त किया गया है मिथुन को। बाइसन इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये नियुक्त किस संस्था के द्वारा किया गया? तो एक संस्था है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। यह एक एक्ट आया था, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया था, उसके तहत बनाई गई ये संस्था है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन काम करती है। ये 2008 में बनाई गई। ये भारत में सभी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए मानक तय करती है, स्टैंडर्ड बनाती है कि हाँ, यह चीज़ इस मात्रा में इस चीज़ के लिए यूज करने लायक है, तो इससे लाइसेंस लेना पड़ता है, प्रमाणन लेना पड़ता है, फिर जा कर के खाद्य पदार्थों के लिए उन चीज़ों को यूज किया जा सकता है। तो FSSAI आप लोग याद रखेंगे। साथ ही अब इस पशु के बारे में जान लेते हैं। तो ये तिब्बत वाले क्षेत्र में काफ़ी पाया जाता है। हिमालय में 6000 फीट से ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर नहीं पाया जाता है। ये अभी हाल ही में श्रीलंका ने भारत से बाइसन को मंगवाया भी था, वहाँ ख़त्म हो गए हैं। तो इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका IUCN स्टेटस देखें तो IUCN के वल्नरेबल श्रेणी में आता है। चूँकि IUCN जो है वो एक थ्रेटेंड कैटेगरी जारी करती है, तो वो 3 भागों में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। तो ये वल्नरेबल श्रेणी में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको सबसे ज़्यादा सुरक्षा दी गई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया। हमने अपनी पर्यावरण की वीडियो में साइट्स पढ़ा था अभी हाल ही में, तो साइट्स की अनुसूची 1 में आता है, यानी इसके इंटरनेशनल ट्रेड पर भी प्रतिबंध है। किसके लिए? व्यावसायिक उपयोग के लिए। ऐसा इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा जिसका कमर्शियल यूज हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हम अपने अगले प्रश्न पर चलें। तो इसका सही उत्तर क्या था? मिथुन। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं कि किस बैंक ने इंफ्रा बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो आजकल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको किसने बनाया, किसने सबसे ज़्यादा कमाया? SBI। इसमें निवेशकों ने खूब निवेश किया और ये जो है 10 साल तक निवेशकों को 7.5% की ब्याज दर पर ब्याज मिलेगा। जितनी भी गवर्नमेंट की प्रतिभूतियां हैं, उन सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें निवेश करने वाले लोगों को मिल रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 451 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है वाराणसी में। प्रधानमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र, यानी उनके संसदीय क्षेत्र में ये बन रहा है, वाराणसी में। ये देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाती है कि उससे $400 मिलियन के आवंटन की घोषणा। तो इसके जो सदस्य देश हैं उनके विकास के लिए एशियाई विकास बैंक ऋण देता है। तो हाल ही में किस देश के लिए ये $400 मिलियन के आवंटन की घोषणा की गई? तो इसका उत्तर है अफ़गानिस्तान।
अब इस एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात देखें तो 1966 में इसकी स्थापना की गई और यह आर्थिक इसके सदस्य देशों के लिए आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये क्या करती है, लोन देती है। इसे वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर बनाया गया। जिस तरह से दुनिया में विश्व बैंक है वैसे इसे बनाया गया, जिसमें ज़्यादातर एशिया के देश हैं, लेकिन ऐसा नहीं सारे देश एशिया और एशिया पैसिफिक के ही नहीं है, यानी प्रशांत महासागर एशिया की तरफ का जो प्रशांत महासागर है, जिसे हम पश्चिमी प्रशांत महासागर कहते हैं, उसके तट पर बसे देश ही इसके सदस्य नहीं हैं। इसके सदस्य बाहर के भी देश हैं, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ कनाडा हो गया, यहाँ पर देखिए स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब भी इसके सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देखिए, न्यूजीलैंड देखिए, इंडोनेशिया देखिए, और ये एशिया में भारत, चीन, ये सब इसके सदस्य देश हैं। तो इनकी विकास की गतिविधियों के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, ऋण देता है। कब हुई थी एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना? तो 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और फिलीपींस कहाँ है? फिलीपींस दक्षिणी चीन महासागर में के आसपास या में ही कर सकते हैं, दक्षिणी चीन महासागर में स्थित एक देश है। ये इसे फिलीपींस और चीन के बीच विभिन्न द्वीपों को लेकर के लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसी के साथ साथ हम एक ब्रिक्स बैंक की भी बात करेंगे। ये ब्रिक्स बैंक क्या है और ये क्या काम करती है? तो ब्रिक्स बैंक अगर हम समझें तो इसका मुख्यालय, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये बहुत ही पूछा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में। इसमें ब्रिक्स के सदस्य देश इसे ऋण ले सकते हैं। अभी तक ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 ही देश इसके सदस्य थे। हाल ही में इसमें 6 और देश जोड़ दिए गए। तो ये अब ब्रिक्स के देशों के विकास के लिए ब्रिक्स बैंक बनाया गया। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। और यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि क्या नाम है इस ब्रिक्स बैंक का? तो इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बैंक जो चर्चा में रहती है, एशियन इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बैंक की बात की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यह आप सब कमेंट करके बताइए। इस पे चीन का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा है और चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके लिए बहुत सारे लोनिंग की बात करता है यह बैंक। तो इसका मुख्यालय AIIB का कहाँ पर है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने BG 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? चूँकि ये शॉर्ट में लिखा है VG, लिखा भी गलत है। तो V से वाइब्रेंट, G से गुजरात। तो वाइब्रेंट गुजरात की बात की गई। गुजरात में अभी हाल ही में एक समिट का आयोजन किया गया जो वहाँ के निवेशकों का बड़ा सम्मेलन था। तो इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, वेबसाइट लॉन्च की, जिसके माध्यम से आवेदनों की, शिकायत की सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसमें गुजरात की राज्य सरकार अपने आंकड़ों के बारे में बात करेगी, अपने प्रदर्शन के बारे में बात करेगी, प्रत्येक क्षेत्र के बारे में बात करेगी। हम अगला प्रश्न देखें तो किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया? ये वनडे परीक्षाओं के लिए ऐसे सीधा ही ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये देश है श्रीलंका। किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया? प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, ये सब हमेशा चर्चा में रहती है। तो प्राकृतिक खेती का मतलब जो रसायनों से मुक्त हों, जो पशुओं, पेड़ पौधों और खेती को एक साथ ला करके खेती करने की बात करती है, तो इसे प्राकृतिक खेती कहा जाता है। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला राज्य है इस समय वह है हिमाचल प्रदेश। पूर्णतः जैविक खेती वाला कौन सा राज्य है, इसे आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का 4था संस्करण कहाँ पर मनाया गया? तो इसका उत्तर है न्यू दिल्ली।
इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक में कौन कौन से देश आते हैं, हम जरा सा मैप में देख लेते हैं कि क्या है आखिर इंडो पैसिफिक। तो जब हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं तो यहाँ शुरू में एक हमने मैप लगाया हुआ, हाँ ये देखिए। तो इंडो पैसिफिक में यहाँ पर है यूएसए, इसके नीचे के यानी मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, कोस्टारिका, पनामा और ये पूरे के पूरे दक्षिणी अमेरिका के देश ये क्या कहे जाते हैं, लैटिन अमेरिका कहे जाते हैं। और लैटिन अमेरिका ऐसे देशों के लिए आया है जहाँ पर यूरोप के फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन ने अपना उपनिवेश स्थापित किया हुआ था। तो फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन के जो उपनिवेश रहे हैं ऐसे देशों के लिए, यानी मैक्सिको से लेकर के पूरा सेंट्रल अमेरिका और यहाँ से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश किस नाम से जाने जाते हैं, लैटिन अमेरिका नाम से जाने जाते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलें तो हमारा अगला जो प्रश्न है, अच्छा अभी हाल ही में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने रेल दुर्घटनाओं में मुआवजा देने की राशि कितने गुना बढ़ा दी, तो इसमें काफ़ी वृद्धि कर दी है, ये हो गया है 10 गुना। बीसीसीआई ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर नियुक्त किया, तो यह है एसबीआई लाइफ। इंडो पैसिफिक आर्मी की कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की जाएगी, तो इसका उत्तर है नई दिल्ली। हम इंडो पैसिफिक की बात कर रहे थे, तो इंडो पैसिफिक में इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन इन दोनों की बात की जाती है। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के जो देश हैं यानी प्रशांत महासागर के जो देश हैं, और जब हम पैसिफिक ओशियन की बात कर रहे हैं तो पश्चिमी प्रशांत महासागर की बात करेंगे। हम मैप में अगर इसको समझें तो ये इंडो पैसिफिक कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो हम मैप में इसे अगर देखें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इस वाले मैप में कि ये वाला जो रीजन है यह इंडो पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। इतना पूरा क्षेत्र ये इंडो पैसिफिक रीजन से के नाम से जाना जाता है, यानी यह है हिंद महासागर, यह है पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर के किनारे किनारे जो देश बसे हैं और इंडियन ओशियन के किनारे किनारे जो देश बसे हैं, यहाँ चाहे ओमान, यूएई तक के देश इसमें शामिल हैं, पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, फिलीपींस, ये सारे देश इसमें आ जाते हैं इंडो पैसिफिक। तो अभी हाल ही में क्या प्रश्न था कि इंडो पैसिफिक के जो सेनाओं के अध्यक्ष हैं उनका एक सम्मेलन हुआ, इनकी आर्मी की एक कॉन्फ्रेंस हुई इंडो पैसिफिक आर्मी के सेनाध्यक्षों का, तो ये हुआ है भारत में। हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलें तो हमारा अगला जो प्रश्न है वह है अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। आज के लिए इतना ही, कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ हम कल मिलेंगे। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।